जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। केंद्र और इन 5 राज्यों की सरकारों का सामना अब जनता से होने वाला है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यही है, कोरोना वैक्सीन का जो आंकड़ा है, टीकाकरण का आंकड़ा जो है वो 100 करोड़ के पार हो गया है। क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, 100 करोड़ टीकाकरण का महत्वपूर्ण कार्य के दो प्रमुख जिम्मेदार लोग हैं। पहला तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जितने भी हमारे देश के डॉक्टर्स हैं, उनके सहयोगी स्टाफ, नर्स हैं, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, इनको महत्व जाता है और इनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सतत और निरंतर प्रयास करके माननीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी अभियान को सकारात्मक स्वरूप दिया है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और दूसरा पक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिन्होंने सतत और निरंतर अपनी सक्रियता बनाए रख करके वैश्विक महामारी कोरोना को मात देने में पूरी तत्परता दिखाई। उन्होंने समय समय पर सबका हौसला अफजाई किया। समय रहते जहां सब देश एक दूसरे देश को देख रहे थे कि हमें वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया जाए, वहीं पर भारत ने अपने ही देश में वैक्सीनेशन का निर्माण किया। वैज्ञानिकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि समय रहते उन्होंने इस देश को वैक्सीनेशन की सुविधा मुहैया कराई। और साथ ही साथ आज न केवल हमारे देशवासियों को वैक्सीनेशन की सुविधा मिल रही है, बल्कि विश्व के तमाम देशों में माननीय प्रधानमंत्री जी टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन भिजवा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी का ये बुलंद हौसला, मेहनत, उनका अथक मेहनत और प्रयास का नतीजा है कि हम इस लक्ष्य को पाने में समय पर कामयाब किए हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा देखा जाए विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी आरोप प्रत्यारोप भी लगातार शुरू हो गया है, लेकिन आप लोग विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय काम में बिजी हैं। देखिए, आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। जनता के बीच में जाने के लिए उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा का अकाल पड़ गया है। यही कारण है कि बेबुनियाद आरोपों का सहारा लेकर के विपक्ष राजनीति में अपनी पहचान बनाने में लगी हुई है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष निष्प्रभावी भूमिका में है और इसीलिए उसे हमारा काम नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो केवल बकवास करता रहता है। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं, आगरा में उन्होंने कहा कि इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि सरकार ने तो तानाशाही रवैया अपना रखा है। अब कांग्रेस क्या कहती है, समाजवादी पार्टी क्या कहती है, हम उनके इस बहकावे में नहीं जाते हैं। कानून अपना काम कर रहा है। हमारी सरकार में छोटा अपराधी हो, बड़ा अपराधी हो, जो भी कानून को हाथों में लेने की कोशिश किया है वो जेल की सलाखों में गया है। कानून ने किसी को साथ मुरव्वत नहीं किया। हाँ, ये सही है कि यदा कदा कुछ बड़ी घटनाएं हो गई हैं, लेकिन उन घटनाओं में भी जो लोग वांछित रहे हैं, कानून उनके साथ भी बेमुरव्वत होकर के कानूनी कार्रवाई करने में कहीं पीछे नहीं रहा है। सरकार में आपके सहयोगी उपेंद्र तिवारी के पेट्रोल डीजल वाले बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि यूपी की 95% जनता को भाजपा सरकार की जरूरत नहीं। बहरहाल उपेंद्र तिवारी जी का ये बयान तो मैंने न देखा न पढ़ा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मुझे मालूम हो रहा है। फिर भी अगर उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है तो अव्यवहारिक है, असामयिक है। उनको इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा और उन्होंने एक स्लोगन भी दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसे आप कैसे देखते हैं? पढ़े बेटियां, बढ़े बेटियां, ये मोदी जी का नारा है, योगी जी का नारा है। इसलिए बेटियों को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार जितनी कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की हैं
शायद किसी को मालूम नहीं होगा, या विपक्ष जान करके भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा होगा, और कानून राज की स्थापना करके उनको किसी भी वक्त कहीं भी भयमुक्त जाने का अवसर मिला है। महिलाएं सुकून से हैं, वो खुद मोदी जी के, योगी जी के कार्यों को सराह रही हैं। इसलिए रही बात प्रियंका जी की, तो प्रियंका जी आज बोल रही हैं 42 साल तक लगातार कांग्रेस की हुकूमत देश और प्रदेश में रही है। उस समय ये 40% महिलाओं को टिकट देने की बात याद क्यों नहीं आई? 72 साल और 75 साल बीत जाने के बाद उनको याद आ रही है। ये तो बहुत पहले आना चाहिए था। ये बोलने में प्रियंका जी ने बहुत देरी कर दी है। अब महिलाएं भी, आम जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिलो जान से पूरी खड़ी हो चुकी है। अब किसी के भी बहकाने में कोई भी दाएं बाएं झांकने वाला नहीं है, या इन लोगों की कोई दाल गलने वाली नहीं। यूपी में योगी सरकार ने माफियाओं पर बुलडोजर चलवाया, इसको लेकर विपक्ष में काफी नाराजगी है। क्या आपकी सरकार इस अभियान को आगे भी जारी रखेगी? देखिए, हमारी सरकार कानून राज की पक्षधर है। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, कानून के हत्थे चढ़ेगा। कानून की नजर में सभी बराबर है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है। जिसने भी कानून के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किया, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ अवश्य होगी। विपक्ष इस बात को भूल जाए कि भारतीय जनता पार्टी के रहते उत्तर प्रदेश में जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, गुंडा राज की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। अब अपराधी जेल में जाएंगे ही जाएंगे, विपक्ष कितना भी घड़ियाली आंसू बहाए। आप कह रहे हैं यूपी में कानून का राज है, लेकिन विपक्ष चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस पार्टी हो, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, जंगल राज है, कानून है ही नहीं। शायद उनको अपनी सरकार के वो दिन भूल गए जब चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, बैंक डकैती, अपहरण, फिरौती और दंगा बड़े पैमाने पर होते थे। दिन दहाड़े राहगीर को गोली मारी जाती थी, व्यापारियों को उठा लिया जाता था, अपहरण और फिरौती का खेल होता था। अपराधी सत्ता पक्ष के मंच पर मंच साझा करते थे, 5 साल तक खुला घूमते थे। उनके खिलाफ कानून की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके गिरबान तक हाथ लगा दे। इसलिए उनको हमारी सरकार पर या कानून राज की सरकार पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं। इसके अलावा अगर बात करें कुशीनगर हवाई अड्डे की या फिर पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे की, इन चीज़ों के बनने से लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन देखा जाए तो वहाँ के लोगों में आज भी रोजी रोटी की बहुत दिक्कत है, जिसके लिए उनको दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है। इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? 75 सालों तक पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस जिले को नकारा था, उपेक्षित किया था, वहीं पर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का शुभारंभ करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुशीनगर के विकास में एक मील का पत्थर गाड़ा है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्टार्ट हो जाने से वहां पर नित्य नए रोजगार भी सृजित होंगे, बड़े पैमाने पर लोगों को काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, होटल उद्योग बड़े पैमाने पर चलेगा, टैक्सी चलाने में हजारों लोग सेवावित होंगे, अन्य छोटे मोटे संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान और खाने पीने के भोजनालय और कैटरिंग का व्यवसाय चलेगा। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना से जहां पर बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा, वहीं पर लाखों लाख टूरिस्ट आएंगे, जिनके माध्यम से हमारे देश के आय में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ ही साथ कुशीनगर की शान में भी 4 चांद लगेगा और कुशीनगर के विकास में लाखों लाखों टूरिस्टों की जो बढ़ोतरी होगी, उससे भी वहां के लोग लाभान्वित होंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं तो काम तो हमने शुरू किया था, प्रधानमंत्री तो फीता काट रहे हैं, बीजेपी यही करती है। अब अखिलेश जी को तो इसलिए नहीं कहना चाहिए कि सही मायने में काम तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ था, लेकिन काम शुरू कर देने से काम पूरा नहीं होता है। वो तो अधूरा पड़ा हुआ था, जैसे कि तैसे
अपने किस्मत पर रो रहा था। आज मोदी जी की सरकार ने उस एयरपोर्ट की सुधि ली और जिस काम को कोई पूरा नहीं कर सका था, आज मोदी और योगी की सरकार ने उसे पूरा करके दिखाया और कुशीनगर की जनता के सम्मान को आसमान पर चढ़ाया। समाजवादी पार्टी क्या कहती है, बहुजन समाज पार्टी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, इससे भारतीय जनता पार्टी को नहीं ले देना। योगी सरकार ने स्वास्थ्य के मामले में काम किया है, लेकिन शिक्षा की अगर बात करें तो आज भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए यूपी के युवाओं को यूपी से बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। ऐसा क्यों? अगर टेक्निकल शिक्षा की बात करें तो ज़्यादातर बच्चे साउथ इंडिया का रुख करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सुधार की और ज़रूरत है शिक्षा में? नित्य प्रति नए सुधार हो रहे हैं। नए बड़े पैमाने पर टेक्निकल एजुकेशन के सेंटर बनाए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज, बड़े पैमाने पर पॉलिटेक्निक कॉलेज, बड़े पैमाने पर हमारे ITI कॉलेजेस की स्थापना निरंतर हो रही है। स्वाभाविक रूप से शुरुआती दौर में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे साउथ जाते थे, लेकिन आज 90% छात्र एवं छात्राओं को उत्तर प्रदेश में उनको टेक्निकल एजुकेशन के लिए पर्याप्त शिक्षण संस्थाएं मिल रही हैं और इसलिए कभी वो कमी थी, लेकिन आज उस कमी को पूरा कर दिया गया है। अखिलेश यादव के साथ आपके पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने हाथ मिलाया है और नारा दे रहे हैं कि इस बार बीजेपी को यूपी से साफ करना है। इस विषय में तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी जो खुद भी कहते हैं, खुद अपनी बात को ही कुछ घंटों बाद बदल देते हैं। इसलिए जब तक वो कोई अंतिम निर्णय नहीं लेते हैं तब तक उनकी कही गई कोई भी बात सही नहीं है। उनके निर्णय हर घंटे हर दिन बदलते रहते हैं। हर घंटे हर दिन उनके बयान नए नए आते रहते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं, कभी अन्य स्थानीय छोटे दलों से हाथ मिलाते हैं। तो वो स्वयं में कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या ना करें, किन कर्तव्य विमूढ़ की हालत में है। इसलिए असमंजस के शिकार श्री ओम प्रकाश राजभर पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। अगर आपकी बात करें तो किसी जमाने में आप मायावती के बहुत करीबी माने जाते थे और आप बखूबी जानते हैं कि मायावती ने दलित वोट बैंक को किस तरीके से कैश किया। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यूपी में ज्यादातर दलित भाजपा के साथ हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि कभी वह बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही सशक्त नेता होता था, बहन मायावती जी का बहुत विश्वसनीय भी नेता होता था। लेकिन जब से बहन मायावती जी मानव कांशीराम जी के मूल मंत्र जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी को बदलकर जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी का फॉर्मूला दिया, तब से बहुजन समाज धीरे धीरे उनके हाथ से निकलता जा रहा है। पहले पूरा का पूरा दलित समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, अब पिछड़े वर्ग के लोग सब सुश्री मायावती के नेतृत्व, मानव कांशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी में थे। लेकिन जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के फॉर्मूले पर अब अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी को बाय बाय टाटा बोल रहे हैं और पिछड़े वर्ग के लोग भी बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं। एक वर्ग विशेष छोड़ करके जितने भी शेड्यूल कास्ट की अन्य जातियां हैं वो सब बहुजन समाज पार्टी को छोड़ चुकी हैं। इसीलिए जमाना बदल गया। जब कभी बहन जी एक मुक्त बहुजन समाज की नेता होती थी, आज वो पैदल हो गई हैं, क्योंकि अब बाबा साहब का मिशन खत्म हो गया, मानव कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन की नीति खत्म हो गई, मानव कांशीराम का नारा खत्म हो गया, सुश्री मायावती ने नया नारा इजाद कर दिया, जिससे बहुजन समाज पार्टी अपने को ठगा महसूस, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता अपने को ठगा महसूस कर रहा है। और इसीलिए
आज बहुजन समाज पार्टी में जितने भी चोटी के नेता थे वो सब बहुजन समाज पार्टी को बाय बाय टाटा कर चुके हैं। जनता के बीच में एक बार असली चेहरा उजागर हो जाने के बाद कभी भी दोबारा कोई नेता स्थापित नहीं हो पाता है, और यही हाल आज सुश्री बहन मायावती जी का है। लखीमपुर खीरी घटना के बाद से देखा जाए तो लगातार संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो यूपी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। क्या आपको लगता है कि किसानों की जो नाराजगी है उसका खामियाजा आपको यूपी चुनाव में भुगतना होगा? देखिए, किसानों का हित भारतीय जनता पार्टी की सदैव प्राथमिकता रही है। रिकॉर्ड तोड़ किसानों की कर्ज माफी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पहले कैबिनेट की फैसले में लेने का काम किया था, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया गया था। उसके बाद अब तक 1,44,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान किया गया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त समय समय पर धान हो या गेहूं, रबी और खरीफ की फसलों को न्यूनतम मूल्य घोषित करके क्रय केंद्रों के माध्यम से उनके उत्पाद को खरीदा जाता है और समय रहते उनके उत्पाद का पैसा उनके खाते में भेज दिया जाता है। कैसे सदैव भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए काम की है, किसानों के हित में काम कर रही है, आज भी किसानों के हितों के साथ खड़ी है। और यही कारण है कि किसानों ने जब जब चाहा समस्याओं के निस्तारण के लिए हमारी सरकार ने उनके साथ बैठक की। आज भी लगातार बैठक चलती आ रही थी। इसी बीच कुछ किसान साथियों ने याचिका दाखिल की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अब बिल के कार्यान्वयन पर तब तक रोक है जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता। तो किसानों का तो अब कोई शिकवा शिकायत रही नहीं है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, जब उसने स्वयं संज्ञान ले लिया तो किसानों को तो अब इस बात के लिए मुतमईन हो जाना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी करेगा किसानों के हित में करेगा। इसलिए किसान और सरकार में किसी प्रकार की कोई टकराव नहीं है। कोरोना संक्रमण की अगर बात करें तो योगी जी ने जिस तरीके से यूपी में काम किया है उसकी तारीफ न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आंकड़े गलत हैं। कोरोना के नाम पर सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है, टैक्स बढ़ाकर तकरीबन 125 करोड़ रुपए वसूले हैं जनता से, लेकिन वैक्सीन केवल 20,000 करोड़ रुपए ही लगा है। 20,000 करोड़ रुपए का ही वैक्सीन जनता को लगा है। इसमें कितनी सच्चाई है? जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी ने न केवल कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण करने में कामयाबी पाई, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रभाव से ऑक्सीजन की कमी आने पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। वैक्सीनेशन की आवश्यकता पड़ी तो खुद हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपने ही देश में वैक्सीनेशन डेवलप किया, पूरे विश्व को समर्पित किया। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे देश में भी मिल रही है, लेकिन 100 करोड़ का आंकड़ा भी पूरा हुआ, विश्व के तमाम देशों में भी जा रहा है। शायद जानबूझ करके विपक्ष इस हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहता, इसीलिए अपनी झेप मिटाने के लिए, क्योंकि 5 साल तक वो जनता के बीच में गया नहीं, 5 साल तक विपक्ष शून्य और सुप्त पड़ा दिखाई पड़ा, सुसुप्तावस्था में था। चुनाव की आहट आने के बाद अब विपक्ष को भी राजनीति याद आई, इसलिए अपने को राजनीति में जिंदा बनाए रखने के लिए इस प्रकार के बेतुके बयान, तथ्यहीन बयान, बेबुनियाद बयान का सहारा लेकर के विपक्ष सुर्खियों में बना रहना चाहता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि आज की तारीख में देश के जो युवा हैं वो बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है? आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि इस दिशा में बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार जो अपने को विपक्ष के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जब 80,000 नौजवानों को हम रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये उनका आरोप है। आज
4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 3 लाख को संविदा पर, 2 लाख को आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो रोजगार दिया गया अतिरिक्त, 5 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में जो रोजगार दिया ये अतिरिक्त, इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से 28 लाख नौजवानों को नए रोजगार सृजन का काम किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के माध्यम से 8 लाख नौजवानों को रोजगार मिला उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार से स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से भी लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिला। तो रोजगार बेरोजगार नौजवानों की फौज है, इसीलिए आज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रोजगार देने के उपाय किए जा रहे हैं। हमारी सरकार की ये प्राथमिकता होगी कि धीरे धीरे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को सुयोजित करने का अवसर दिया जाए, जिससे कि जो बेरोजगारी बदनुमा दाग हमारे प्रदेश और देश पर पूर्ववर्ती सरकारों के अदूरदर्शिता के चलते चला आ रहा था वो खत्म हो और नौजवानों को रोजगार मिले। आखिरी सवाल, लगातार योगी सरकार विकास की बातें कर रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आते आते आप लोग भी जातीय सम्मेलन पर लग गए? इससे पहले ब्राह्मण सम्मेलन, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, यादव सम्मेलन, वजह क्या है? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां हर स्तर पर अपनी चाक चौबंद तैयारियां करती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी भी वो तैयारी कर रही है तो इसमें बहस क्यों? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम जब अखाड़े में जाते हैं हर प्रकार के दांव भी आजमाते हैं, नए दांव भी सीखते हैं और दुश्मन को पटकने के लिए हर तरह के दांव का प्रयोग भी करते हैं। इसलिए जब सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी क्यों न करे? चुनावी तैयारी में और भी जितने दांव पेच होते हैं हम उस पेच को भी कस रहे हैं और हर स्तर पर विपक्ष को पटकनी देने के लिए हमारी रणनीति तैयार हो रही है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.